माफी चाहेंगे साथियों, हम टेक्निकल एरर की वजह से आपसे बीच में जुड़ नहीं पा रहे थे। और हमारे मुरारी जी ने तो बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे लास्ट सेशन को कंप्लीट किया आप सभी के बीच में। और कहीं ना कहीं सच बात है कि उनका तेज इतना ज्यादा है कि हम सब उनके तेज से ही चमकते हैं। हम ये कह सकते हैं उनकी बात को पूरा करते हुए। और कहते हैं ना कहीं जब कोई चीज आपकी इच्छा से नहीं हो रही हो तो ऊपर वाले की इच्छा से होती है। ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आपके कमेंट से हमें बताइए कि आप हमारे साथ कंटिन्यू हैं। ये है यूवी सारस्वत, वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकी, पिंकी खोले जी, यस, वंदे मातरम, थैंक यू। नितिन सुथार जी, आपके सवाल का जवाब तो सर ने भी दे दिया है, साहिल नाथ जी। एंड साहिल कुकर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। साहिल नाथ जी और साहिल कुकर जी, दो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, गुड मॉर्निंग। सक्षम जी, साहिल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और नीलू शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वापस से। कहते हैं ना टेक्निकल एरर, देखिए अभी तो वैसे भी हम लोग लाइव ही मिलते थे, लेकिन अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लाइव आना थोड़े समय से, जब से लॉकडाउन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तब से ही शुरू हुआ है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सभी का अभिनंदन है। और कहते हैं ना कि वक्त नूर को भी नानूर कर देता है, कि वक्त नूर को भी नानूर कर देता है, थोड़े से जख्म को भी नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, ये वक्त ही तो है जो सबको मजबूर कर देता है। दोस्तों, आपके और हमारे बीच की ये थोड़ी सी दूरी थी, कहीं ना कहीं जो आप हमें नहीं देख पा रहे थे, और हमारे मुरारी जी कहीं ना कहीं सेशन को आप सभी के बीच में कंटिन्यू कर रहे थे। और अच्छा रहा कि आपको उनसे अपने सवाल पूछने का और उनसे बहुत सारी बातें जानने का और उनकी कला के बारे में जानने के साथ साथ उनकी हास्य कला को सुनने का भी मौका आप सभी को मिला। सो इसी के साथ हमारे एक्सपर्ट कहते हैं ना कि कॉलेज बंद है बट नॉलेज बंद नहीं है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी कहती है, इसके लिए यूनिवर्सिटी कहती है। तो जिनका आपको सामने जो हमारे साथ आज स्क्रीन पे जुड़े हैं वो हैं, आप सब जानते हैं, शख्सियत में हमारी 11 से 12 जो शख्सियत हमारे साथ रूबरू होने वाले थे वो है मिस्टर सुरेश कुमार जी, जो कि क्यूरेटर हैं साइंटिफिक ट्रेड रीजनल साइंटिफिक सेंटर गुवाहाटी में, आप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम में। और सर के बारे में भी जितनी बात की जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि आज हम जहां कहीं भी बैठे हुए हैं विज्ञान के माध्यम से ही कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमारे लिए चीजें सफल हो पाई हैं। और हमारे ही अपने संगरिया के रावत सर के हमारे साथ सुरेश जी सर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शख्सियत कार्यक्रम में। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? एकदम अच्छा। सर, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी जुड़ेंगे। अभी आपसे पहले हम थोड़ा हंस रहे थे और हंसा रहे थे मुरारी जी के साथ, और टेक्निकल एरर की वजह से हम आपको थोड़ा सा देरी से आपको हम ले पाए हैं अपने साथ इस लाइव सेशन में। बट अभी देखिए ना, आपके आपके आने से पहले इतना इंतजार हो गया है। यहाँ पे चरण जी भी लिख रहे हैं, सुभाष जी भी लिख रहे हैं, सौरभ जी भी लिख रहे हैं, पंकज जी भी लिख रहे हैं, और ये प्रमेंद्र जी भी लिख रहे हैं, और सभी लोग लिख रहे हैं और यूनिवर्सिटी को थैंक्स भी कह रहे हैं। क्योंकि विज्ञान के बारे में जब बात जानने की हो तो कहते हैं ना कि खोज पे खोज, खोज पे खोज, कभी अंत नहीं है विज्ञान का, क्योंकि विज्ञान भी हर समय कुछ नया करने का प्रयास करती रहती है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक छोटा सा परिचय स्वयं हमारे सभी व्यूवर्स को दें। देखिए, जिस संदर्भ में मैं आया हूँ, उस संदर्भ ने अपना परिचय मेरे आने से पहले ही दे दिया कि जी साइंस बिल्कुल और सर। टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमारे बस में होके भी कभी-कभी हमारे बस में नहीं है। जी। तो और दूसरा परिचय के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली मैं संगरिया में मेरा बचपन जो है वो बीता है, और अगर पुश्तैनी गाँव की बात करें तो प्रेमपुरा का रहने वाला हूँ, पीलीबंगा में है। और ननिहाल की बात करूँ तो सरदारगढ़ गाँव सूरतगढ़ में है, यहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और अभी मेरा जो परिवार है वो हनुमानगढ़ के रावतसर में रह रहा है। और अब आप गुवाहाटी की वादियों में हैं, जो अभी तक ग्रीन जोन है कहीं ना कहीं। तो आपको सबसे पहले शुभकामनाएं। हम तो यही कहते हैं कि जो थोड़े बहुत कुछ अभी वहां पे संक्रमित जो पहुंच पाए हैं वो जल्दी से ठीक हो, और फिर से आपका पूरा ग्रीन जोन में ही काउंट रहे, जो आज मैं तो पूरा मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा पूरा देश, पूरा विश्व ग्रीन ज़ोन हो, जल्द से कम नुकसान हो हमारा। बिल्कुल सर। तो सर, अभी थोड़ा समय पहले से ही निकल चुका है, तो सीधे हम बात करते हैं आपके बचपन से ही, क्योंकि अभी हम मुरारी जी से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई थी कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं।
तो क्या बचपन से ही आपके अंदर ये विज्ञान के क्षेत्र में जाने का जुनून सवार था, या ये 10th के बाद कुछ मोड़ आया लाइफ में? मुझे लग रहा है अगर मैं मोड़ की बात करूँ तो काफ़ी बार मोड़ आए हैं, अच्छा। जिनको मैं शायद एक-एक करके बताना भी चाहूँगा। जी। और साइंस के फील्ड में जाने की बात करें तो मुझे लगता है शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो हम्म। बचपन में ये सपना नहीं देखता हो कि मुझे साइंस के फील्ड में जाना है या साइंटिफिक रिसर्च में जाना है या मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा। और बिल्कुल दूसरा सर। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँ साइंटिस्ट बनना अपने आप में कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप में ही एक साइंटिस्ट होता है। क्योंकि वो जी सर। बच्चा जब जितने सवाल पूछता है, क्यों, क्या, कैसे, वो ही एक साइंटिस्ट होने की निशानी है। तो हमें साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, हम साइंटिस्ट होते हैं, उसे बरकरार रखने की ज़रूरत है। और अगर सफ़र की शुरुआत की मैं अगर बात करूँ, तो मेरी जो शिक्षा है, वो संगरिया जो है, वो शिक्षा नगरी के रूप में फ़ेमस है। और उसी शिक्षा नगरी से ही मुझे शिक्षा लेने का अवसर मिला, जो कि स्वामी केशवानंद जी की तपोभूमि है, शिक्षा नगरी, कर्म भूमि है उनकी। वहीं उन्होंने अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय दिया, शिक्षा जी के सर। क्षेत्र को आगे लाने के लिए। बिल्कुल। और उन्हीं का एक बनाया हुआ जिसे मैं बोलूँगा कि शिक्षा का एक मंदिर है, जी। ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्थान, उसी से मेरी पूरी शिक्षा हुई, स्कूल एजुकेशन भी, कॉलेज एजुकेशन भी। और अगर मैं एजुकेशन या शिक्षा के बारे में ये बोलूँ कि मुझे वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली तो शायद गलत होगा बोलना। और वो शायद स्वामी केशवानंद जी की जो तपस्या है उसका अपमान होगा। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। इतनी इतनी मेहनत करके हमारे लिए वो छोड़ कर के गए थे, कि हमें शिक्षा के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए, कॉलेज एजुकेशन तक के लिए कहीं कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। क्योंकि संगरिया एक ऐसी जगह है जहाँ दूर-दूर से पढ़ने के लिए आते रहे हैं। तो वहीं से मेरी शिक्षा हुई, ग्रामोत्थान विद्यापीठ स्कूल और कॉलेज। और उसी समय ऐसा था कि ठीक है, हमें साइंस के फील्ड में आना है, साइंस के फील्ड में ही हमें कुछ करना है। ये जुनून भी था। और ये जुनून था लेकिन जहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ जी। अगर मैं संघर्ष की बात करूँ तो मेरे साथी जो थे, उनका संघर्ष मुझसे बहुत बड़ा था। क्योंकि जिनके साथ मेरी एजुकेशन रही है, जो मेरे साथी लोग रहे हैं, उनका अगर देखें तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ापन जो था, उनको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। और बिल्कुल मैं सर। उनको जब देखता था, तो मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छी कंडीशन में। जी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आर्थिक रूप से मैं बहुत अच्छी कंडीशन में था, लेकिन उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम पिछड़े हुए में हैं। मुझे हमेशा यही लगा कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिली है। और मेरे जो साथी लोग थे वो बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर मुझे उनसे कंपेयर करना हो, तो मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, तो कहीं न कहीं वो मुझसे 2 कदम आगे थे। लेकिन उनकी बिल्कुल। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि शायद वो उस जगह को बरकरार नहीं रख पाए। तो और संघर्ष की अगर बात करें तो वहीं से मुझे लगा कि मुझे अगर ये अपॉर्च्युनिटी मिली है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे अगर मैं संघर्ष की बात करूँ तो मेरा ये था कि घर है और उसको हम लिपाई नहीं करवा पा रहे। लेकिन मेरे जी। साथी लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं है। तो बिल्कुल। तो उनको देख कर के मुझे लग रहा है मैं बहुत इंस्पायर भी हुआ और आगे बढ़ने के लिए भी सोचा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि संघर्षों की कहानी लिखी नहीं जाती, संघर्षों की कहानी बनाई जाती है। आपकी इस बात से हम ये कह सकते हैं। तो सर, बात बचपन से ही कर रहे थे, तो एक तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा-सा अपने वॉल्यूम को बढ़ाएँ, थोड़ा-सा नज़दीक आ जाए, ताकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुँच सके, क्योंकि आज आपका सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए भी, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए भी। ज़्यादा अच्छी है या कम अच्छी है? सर, अब ठीक आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है, आप थोड़ा थैंक यू। स आप थोड़ा-सा और इस तरफ आइए, हाँ ताकि जी। सब लोग आपको सामने से देख पाएँ। मेरा अगला सर, और थोड़ा फ्रेम में, हाँ जी, बिल्कुल। अगला सवाल आपसे ये है कि वो ऐसी कौन-सी पहली चीज़ थी, कहते हैं ना बचपन में कई बार हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि कभी गाड़ी के पहियों को लगाना, या कभी किसी टॉय के साथ एक्सपेरिमेंट करना। तो आपने सबसे पहला लाइफ में कौन-सा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि आपको बहुत मज़ा आया हो? अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेरी जो शिक्षा जो मैं बता रहा हूँ ग्रामोत्थान विद्यापीठ में रही, उसमें जी। जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ जो स्कूल है, उसका जो स्वर्णिम काल मैं बोलूँगा, उसमें जी। मेरी शिक्षा रही। क्योंकि उस समय हमारे पास मिश्रा जी, कमलकांत जी मिश्रा सर, जो कि मिश्रा जी के नाम से पूरे हमारे क्षेत्र में बहुत प्रख्यात है, फ़ेमस है। उनके समय में हमें हुआ तो वो जो इंस्पायर करते थे और उनको देख कर के जो साइंस की वो अलग-अलग कहानियाँ बताते थे, जो बातें बताते थे, उनको देख कर के मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा साइंस के फील्ड में आने की सोची। हेलो।
आप सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हम जो स्क्रीन पे सर आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं कुछ, तो ये कहीं ना कहीं आपके आगे बढ़ने की निशानी हमें दिखाती है कि किस तरह से आपका संघर्ष रहा। और सर एक खासकर बात है कि आप ही के नेतृत्व में अभी पिछले से पिछले साल हमारी टीम इंडिया ओलंपियाड के लिए, इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए गई थी श्रीलंका। और वहां पर हमारी टीम इंडिया ने एक गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल भी लिए। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादातर विद्यार्थी इसके बारे में जानते ही नहीं है कि इस तरह का भी कोई ओलंपियाड होता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो एक बार आप हमारे सभी स्टूडेंट्स को और हमारे सभी व्यूवर्स को इसके बारे में विस्तृत रूप से बताइए। बिल्कुल, अगर ओलंपियाड की बात करें तो लास्ट टू लास्ट ईयर मुझे ये अपने देश की तरफ से अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं टीम इंडिया के साथ वहाँ जा पाऊँ एज़ ए टीम लीडर, जो ये आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं। और इसमें जो 3 बच्चे जो दिखाई दे रहे हैं आपको बीच में, वो हमारे इस फ़िल्म के मेन हीरो हैं। और इसमें से जो आप साइड में जो एक देख पा रहे हैं, जो लंबा-सा लड़का आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल वो सर। हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है और बाकी जो दोनों हैं, वो हमारे सिल्वर मेडलिस्ट हैं। क्या बात है। और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा सबसे टॉप परफ़ॉर्मेंस में हम मान सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे टॉप परफ़ॉर्मेंस में है, उसमें हमारे देश का नाम रहा। और उसका जो मेन कारण है, वो ये है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है और हमारे यहाँ जो प्रोसेस है, सेलेक्ट करने जी का, सर। वो जी इतना सर। फेयर प्रोसेस है, जी। इतना फेयर प्रोसेस है कि उसमें कोई भी बच्चा आगे आ सकता है और अपने आप को रख सकता है। और जी इसका जो इसमें किस तरीके से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, तो ये पता भी चलेगा कि कैसे ये फेयर प्रोसेस है। बिल्कुल सर, इस साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप थोड़ा-सा इसमें हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, उनका स्तर इसमें बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मिनी, अगर काउंट करें तो मिनी उसमें आता है। तो उसको भी आप थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताएँ, उस पूरे प्रोसेस को बताएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जिस एंगल में बैठे हुए हैं, आप थोड़ा-सा अपने दाईं तरफ आ जाएँ। अस और सर थोड़े-से ज़रा-सा और, बिल्कुल। यस, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट सर। बिल्कुल, क्योंकि आपका आई कांटेक्ट हमारे स्टूडेंट से और हमारी ऑडियंस से बहुत ज़रूरी है। तो सर वापस आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। हाँ जी। तो इसके बारे में मैं जो बताना चाह रहा था कि इसका जो पहला स्टेज होता है, ऑल इंडिया लेवल पर इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है जी। और उसमें सभी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसका एक अलग-अलग एज क्राइटेरिया है। अगर हम जी बड़े-बड़े सर। लेवल के ऊपर हम बात करें, तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th, ये जो 4 साल के जो बच्चे हैं, ये जी। मोटा-मोटी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। वैसे एज क्राइटेरिया है, लेकिन एज क्राइटेरिया में ये 4 क्लासेस जो है वो ज़्यादा फिट बैठती है इसमें। और इसमें जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो कोई भी इसमें अपीयर कर सकता है, सिंपल एक फॉर्म फिल करना होता है और उसके बाद वो इसमें आ सकता है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स, एक एसोसिएशन है, वो जी। कंडक्ट करवाती है और सौभाग्य से मैं उसका लाइफ मेंबर भी हूँ। अरे और वाह! और उसमें जितने भी इनके सेंटर हैं, अलग-अलग देश में हैं, वहाँ जाकर के बच्चा अपना एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है। अपने स्कूल के माध्यम से वो उसमें एनरोल कर सकता है। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं मुझे जानकारी है, शायद हमारे हनुमानगढ़ में इसका सेंटर अभी तक नहीं है। तो अभी जो शिक्षा संस्थान के जो लोग सुन पा रहे होंगे, उनसे मेरा अनुरोध भी होगा कि हनुमानगढ़ में भी आप इसका एक सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए। आईएपीटी में जाकर के आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके सेंटर को मंजूरी दे सकते हैं। और उसके बाद जो ये फर्स्ट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन। जी। इस एग्ज़ाम में हज़ारों बच्चे अपीयर होते हैं। उन ओके। हज़ारों में से 300 जी। से लेकर के 500 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हर स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी से कुछ-कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। जी। ये बच्चे जो सेलेक्ट किए जाते हैं, ये नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे हम स्टेज 2 तो बोलते हैं। इसमें भी राउंड्स होते हैं पर्टिकुलर, मतलब? राउंड मतलब पहले एक एग्ज़ाम हुए, उसका जो जी। रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, उसमें जो बच्चे यस। सेलेक्ट हुए, मोटा-मोटी हम बोल सकते हैं कि फ़िल्टर है, क्योंकि फिल्टर। हमको फाइनली 3-4 बच्चे ही चाहिए और हमारी जो पॉपुलेशन आबादी बहुत है, हमारे पास टैलेंट वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से कैसे हम चुनें कि किनको हम ये मौका देंगे? तो ये मौका देने का जो फ़िल्टर प्रोसेस है, फ़िल्टर प्रोसेस में सबसे पहले नेशनल स्टैंडर्ड एग्ज़ामिनेशन नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। उसके बिल्कुल बाद सर। उसके बाद इंडियन नेशनल ओलंपियाड कंडक्ट होता है। ये जो जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, केवल वही उस एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। जी। उनमें से फिर 20 से लेकर के 30 तक बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। ये जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं, उनको 15-20 दिन का एक ट्रेनिंग दिया जाता है, ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से।
उनका रहने का, खाने-पीने का, उनका पूरा का पूरा खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। सर बिल्कुल यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसमें क्या खर्चा आता है, आपने पहले ही इसको क्लियर कर दिया, बिल्कुल। धन्यवाद। और जी। इसका सबसे बड़ी जो मैं अपॉर्च्युनिटी बता रहा हूँ, जो हमारे देश के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, यस। जो टीआईएफआर से जुड़े हुए हैं, जो बार्क हम्म। से जुड़े हुए हैं, जो होमी भाभा साइंस एजुकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल टॉप सर। साइंटिस्ट हैं, वो आकर के उनमें सेशन लेते हैं और वो 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं। जो 30 बच्चे, 20 बच्चे, 50 बच्चे हम सेलेक्ट कर चुके होते हैं। और जब वो उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जी उन सर। बच्चों का एक जो लेवल होता है, वो एक अलग ही लेवल हो जाता है। और ये जो बिल्कुल सिलेक्टेड बिल्कुल। जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं उस ड्यूरेशन में। पहले से ही होते हैं, लेकिन ये जो पीरियड रहता है, जिसमें उनको उन साइंटिस्ट के साथ रात-दिन बिताने का जो मौका मिलता है, उसमें वो अलग ही निखर कर के सामने आते हैं। बिल्कुल और ड्रीम सेलिब्रिटीज के साथ। इसमें सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनमें से हमको 3 से लेकर के 6 बच्चे सेलेक्ट भी करने होते हैं। तो कंटिन्यू उनके एग्ज़ाम भी होते हैं, उन्हीं 15 दिन के दौरान। तो उन एग्ज़ाम में जो फाइनली 3-4 बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, उनको आगे फिर भेजा जाता है ओलंपियाड में, जो भारत का प्रतिनिधित्व करे। और ये जो 3-4 बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं, उनको फिर से 10-12 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, सिर्फ 3 बच्चों को, इंटरनेशनल लेवल के लिए। इंटरनेशनल लेवल के लिए, क्योंकि वहाँ हमारे देश की एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि हमें गोल्ड मेडल लेकर के आना है, हमें बहुत गोल्ड अच्छी मेडल लेकर। परफॉर्मेंस देनी है। और इसमें जो मैं बताऊँगा कि ये जो ओलंपियाड हमने बताया, मोटा-मोटी जी। प्रोसेस सबका सेम है, लेकिन ये अलग-अलग बिल्कुल। सब्जेक्ट में आप आ सकते हैं। आप फिज़िक्स के लिए इसमें आ सकते हैं, आप बायोलॉजी के लिए इसमें आ सकते हैं, आप एस्ट्रोफिज़िक्स के लिए इसमें आ सकते हैं और एक जूनियर जो बच्चे हैं, उनके लिए भी होता है एक अलग से, उसके लिए भी आ सकते हैं। जूनियर बच्चे जो हैं उनका क्लास उनका क्राइटेरिया नॉर्मली 9th 10th के बच्चे रहते हैं। 9 10 के, और सीनियर कैटेगरीज में सर? सीनियर कैटेगरी में नॉर्मली 11th 12th के बच्चे रहते हैं। उसमें वैसे जो ओके। क्राइटेरिया है, वो ऐज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है। ऐज जी। क्राइटेरिया है। तो ऐज में नॉर्मली वही फिट आते हैं। ओके ओके। तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमें इसके बारे में दी। लास्ट ईयर आपने अच्छा, इंडिया में इसमें मैं से एक और बताना चाहूँगा, जो ये फर्स्ट एग्ज़ाम है, जी सर। इसके लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि इसमें बिल्कुल हमको अपीयर होना है, उसके बाद तो वो हमको इन्फॉर्मेशन खुद ही देते जाएँगे। तो ये जो बिल्कुल। पहला एग्ज़ाम है, वो नॉर्मली नवंबर में कंडक्ट होता है। मैं और यही पूछना चाह रही थी आपसे कि इसके जो एग्जाम फर्स्ट एग्जाम है नवंबर में कंडक्ट होता है, इसकी प्रिपरेशन पे कैसे फोकस किया जाए, इसके बारे में भी आप एक थोड़ा सा ब्रीफ दें। हाँ, इसका जो जो लेवल होता है, वो नॉर्मली जी 12th क्लास से थोड़ा-सा हाई होता है। जी। नॉर्मली हम बोलते हैं 11th-12th लेवल के क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन उसका लेवल हम्म। थोड़ा हाई होता है, क्योंकि हमको देश के लिए क्रीम बच्चे सेलेक्ट करने होते हैं उसमें। 3 बच्चे, सही बात है। बिल्कुल। ये और ये अभी मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताऊँगा, यहाँ काफ़ी टीचर्स भी जुड़े होंगे और आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो बच्चे जी आते हैं, वो 9th के बिल्कुल। बच्चे होते हैं, जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, जो हम लोग बीएससी में सीखते हैं, 11th-12th में सीखते हैं, वो बच्चे ऑलरेडी उनको सबसे जानते हैं, वो करना जानते हैं। एक्स्ट्रा बहुत हाई ऑर्डिनरी लेवल के टैलेंट। बच्चे हैं। यस। तो अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो यहाँ पे इंजीनियर संदीप बिश्नोई जी जुड़े हैं, इंदर चंद जी जुड़े हैं, काशी राम जी जुड़े हुए हैं, आईबीसी फास्ट डिजिटल न्यूज से अभिषेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, और आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है सर, और वो है बाल मुकुंद जी का कि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। और पवन जी जुड़े हुए हैं, साहिल जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एक और कमेंट है कि सुरेश जी, जीवन संघर्षपूर्ण है आपका, लेकिन आप प्रेरणादायक हैं युवाओं के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। ये इंद्र चंद जी का आपके लिए कमेंट है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ज्ञान विज्ञान की बातें, और हमारी एसकेडी यूनिवर्सिटी जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस रखा है कि कॉलेज बंद है मगर नॉलेज नहीं, तो आपसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है। तो इसे हम कहीं ना कहीं एज ए करियर काउंसलिंग विज्ञान के क्षेत्र में आपके साथ आगे बढ़ाना चाहूंगी मैं। तो जिन बच्चों को अपने करियर को विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले 10th क्लास तक आते आते उन्हें किस प्रकार की प्रिपरेशन करनी चाहिए? उनको क्या होता है, जैसे अगर उन्होंने पहले से निश्चय किया हुआ है कि हमें साइंस के फील्ड में ही आना है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनको तैयारी जो है, वो जितना जल्दी हम शुरू करेंगे, उतना ही हम अच्छा परफॉर्मेंस उसमें दे पाएँगे। लेकिन इसी बात को अगर मैं और आगे बढ़ाना चाहूँ कि ये साइंस की फील्ड में आप आना चाहते हो और आप कब कब तक इस फील्ड में आ सकते हो, साइंटिफिक इस रिसर्च फील्ड में आ सकते हो। तो इसके लिए आप 11th-12th लेवल में भी आ सकते हो, आप बीएससी लेवल में भी आ सकते हैं, एमएससी के बाद भी आ सकते हैं, पीएचडी तो है ही रिसर्च का ही फील्ड। तो इसमें आने के लिए जितना जल्दी आएँ उतना अच्छा है। लेकिन ये नहीं है कि हम पहले नहीं आए तो हमारा स्कोप खत्म हो गया है। हमारा स्कोप हमेशा कंटिन्यू बना हुआ है।
बिल्कुल सर। तो अभी एक हम वीडियो क्वेश्चंस आपके बीच में लेना चाहेंगे, क्योंकि विद्यार्थियों की भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो सवाल है वो आप प्ले करें, ताकि हमारे सर उसका जवाब दे पाए। क्वेश्चन नाउ। नमस्कार सर, मैं मनीष कौशिक एसकेडी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं आपके जीवन संघर्ष का ऐसा लम्हा जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सर। आपका जीवन हमारे लिए किस तरह से प्रेरणा स्रोत हो सकता है? ये मनीष का सवाल था, एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ से। अच्छा, इसमें मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम बात कर रहे थे अभी एजुकेशन सिस्टम मतलब मेरी खुद की एजुकेशन के बारे में। तो जी सर। एजुकेशन बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। और मुझे लग रहा है लाइफ में मैंने जो सबसे ज़्यादा सीरियस जब लिया एजुकेशन को, वो मेरा 12th जी का स्टार्टिंग का टाइम था, 12वीं का। बिल्कुल सर। जब मुझे ऐसे बिल्कुल। लगा कि मुझे कुछ करना ही है और रात-दिन पढ़ाई में जुट जाना है। और वो ही मेरा सबसे मतलब वो क्या बोलें कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं बोलूँगा, पारिवारिक स्तर पर बोलूँगा कि मेरा सबसे खराब समय भी वही रहा। तो जैसे ही 12th का स्टार्टिंग ही हुआ, अगस्त के लास्ट और 1 नवंबर को मेरे जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए। तो उस समय जो इतना जो टूट जाते हैं हम अंदर से, कि नहीं शायद अभी कुछ नहीं बचा हमारी लाइफ में। तो बिल्कुल वो वाला सर। समय है और जो मैं बता रहा हूँ वो 2-3 महीने में जितनी ज़्यादा पढ़ाई की थी, उसके बाद शायद मैंने कभी किताब के हाथ भी नहीं लगाया। क्योंकि ऐसे लगा कि हम नहीं कर पाएँगे, पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं। तो उसके बाद पूरे साल मैं स्कूल भी नहीं गया, पढ़ाई भी नहीं की। जो हमारी छोटी-सी दुकान थी, उस दुकान को सँभाल रहे थे 2 भाई, मेरे बड़े भाई हैं सुभाष जी सोनी, फिज़िक्स में अभी एनएमपीसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और फिज़िक्स से ही हैं। तो हम दोनों भाई दुकान में भी बैठ रहे थे, बड़े भाई हैं उनकी बीएससी भी चल रही थी। तो मुझे लगा मुझे नहीं पढ़ना, तो मैंने उस समय पढ़ाई छोड़ने का पूरा मन बना लिया। लास्ट में जो 12th का जो एग्ज़ाम का जो टाइम आया, उस टाइम में बड़े जो भाई हैं उन्होंने बोला कि नहीं एग्ज़ाम तो एक बार दे लो। तो मुझे लगा एग्ज़ाम दे कर के फेल होकर के हम क्या करेंगे? फेल की एक मार्कशीट रख के भी क्या करेंगे? तो एग्ज़ाम नहीं देने का मन बनाया कि नहीं मुझे एग्ज़ाम नहीं देना। फिर बिल्कुल जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया कि 2-3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, उस समय क्या थे कि मेरे कुछ जो हमारे जो दोस्त रहते हैं, उन दोस्तों का प्रेशर कहें या बड़े भाई का भी प्रेशर कहें या बड़े भाई के दोस्तों का भी या परिवार का भी, तो उस प्रेशर के कारण मुझे ये हुआ कि एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो उसी समय फिर पढ़ाई शुरू भी की, 2 दिन पहले ही एग्ज़ाम के। और जो मेरा दोस्त है उसी के दोस्त के रूम में भी चले गए कि उसी के नोट्स है, मेरे पास तो कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। जी। और उसमें सिर्फ़ फ़िज़िक्स की बदौलत फर्स्ट डिवीज़न बनी। अरे वाह। अदरवाइज़ बाकी सब्जेक्ट का देखें तो मेरे ख़्याल से 3rd डिवीज़न या 2nd डिवीज़न या फ़ेल होना था। तो सिर्फ़ फ़िज़िक्स ने उस समय कैसे ही करके बचा लिया। एग्ज़ाम हुआ, उसमें जी फर्स्ट डिवीज़न का मतलब पूरा-पूरा पूरा पूरा। अच्छे मार्क्स। 61.69 करके ऐसा कुछ, वाह। पूरा बाउंड्री क्या पर। बात है। जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं फ़ेल आना चाहिए, जिस हिसाब से मेरी परफ़ॉर्मेंस उस समय तैयारी की रही। उम्मीदों के परे। बिल्कुल, तो यहाँ मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी पढ़ाई को छोड़ने का मन मत बनाइए। जो गलती उस समय मैं कर रहा था और वो जो भी समय था, जो भी परिस्थितियाँ थी और यहीं मैं रुका नहीं। उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी, कि शायद ये पढ़ाई मैं कर नहीं पाऊँगा, इसको कंटिन्यू जब नहीं कर सकते तो कुछ करने का फ़ायदा नहीं है। तो पूरे 1 साल तक सिर्फ़ जो हमारा जो पुश्तैनी काम है, जो ज्वेलरी का जो काम है, वो काम सीखने में ही समय लगाया। तो थोड़ा-सा काम संगरिया में सीखा, फिर मेरे जो ताऊ जी हैं, हम बाबा जी बोलते हैं, उनकी दुकान पर भी 2-4 महीने बैठा, वहाँ भी कुछ काम सीखा। उसके बाद में मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने सादुल शहर में दुकान की, उनके यहाँ भी बैठा, थोड़ा-सा काम वहाँ भी सीखा। लेकिन वहाँ से फिर जो दोस्त लोग थे, परिवार के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई छोड़ना तो नहीं है, फिर से आना है। और वो क्या होता है, जब वो बार-बार बोलते तो बड़ा इरिटेशन भी होता। इरिटेशन होता है, ठीक बिल्कुल है, सर। कि मुझे एक साइड में रहने दो, लेकिन वो एक साइड में नहीं रहने दे रहे थे। ये उनका विश्वास था कि शायद हम पढ़ाई में कुछ कर पाऊँगा मैं। तो मेरे ख्याल से मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, जिसका 12th के बाद 1 साल का ब्रेक है, जिसने सिर्फ़ दुकान की है उस टाइम में, काम सीखा है, कोई पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया, कोई एआईट्रिपल ई का एग्ज़ाम नहीं दिया, कुछ आईआईटी वगैरह के लिए कुछ नहीं। और उस समय जो मेरे सर थे, वो भी मुझसे कुछ खफ़ा-खफ़ा ही थे।
कि उनको लग रहा था कि उनका एक अच्छा स्टूडेंट इस तरीके से मैदान छोड़ के भाग रहा है। भाग रहे हैं। तो उसमें फिर मैं बोलूँगा जो परिवार का जो सपोर्ट होता है, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। तो जी मेरा जो बिल्कुल। परिवार है वो बहुत बड़ा परिवार है। मेरे पापा की अगर बात करें तो वो 5 भाई, 3 बहन। अगर मेरी मम्मी की साइड भी बात करें तो वो 5 बहनें, 5 भाई। तो बड़ा परिवार हमारा। तो बड़े परिवार में सबका ही प्रेशर था कि नहीं तू कुछ तो कर लेगा, पढ़ाई नहीं छोड़नी। हम सब तेरे साथ हैं, तू इतना क्यों टूट रहा है? तो फाइनली बीएससी में एडमिशन लिया और जो हम नॉर्मली आज सोचते हैं, वही मेरी सोच थी। बीएससी में एडमिशन पढ़ने के लिए नहीं लिया, सिर्फ़ उनका मन रखने के लिए लिया। क्योंकि मुझे भी ओहो! ऐसा लग रहा था कि बीएससी करके जो मेरे सपने थे वो कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरा सपना था कि मुझे आईआईटी में जाना है, अभी आईआईटी में कभी जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? तो एक जो मायूसी के साथ हम इंटर करते हैं। लेकिन वहाँ बीएससी में भी मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले कि उन्होंने मायूसी को ज़्यादा समय तक मेरे साथ रहने नहीं दिया और बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर लेकर के आ गए। और फिर हमने पढ़ाई को एन्जॉय करना भी शुरू किया, लेकिन फ्यूचर नहीं देखा उसमें। सिर्फ़ पढ़ाई को एन्जॉय करने के लिए हम पढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ से भी निकलना हुआ, बीएससी भी कंप्लीट हो गई और बीएससी में हमें बहुत अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ मिले। वो मैं बोलूँगा कि जिस समय मेरी बीएससी हुई है संगरिया से, वो शायद कॉलेज का भी स्वर्णिम काल है। जो भरतोरा जी है, भांबू जी है, मतलब जो टॉप लेवल के जो फैकल्टीज़ हैं, गुप्ता सर थे, तो उनके हाथों से हम निकले और निकलने के बाद फिर ऐसे लगा कि अभी क्या करना है? अभी पढ़ाई छोड़नी है कि अभी फिर से पढ़ाई जारी रखनी है? तो उसके बाद फिर एमएससी में एडमिशन लिया, एमएससी फिज़िक्स। यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि हमें जो अंतर जो द्वंद होता है, अपने आप से जो लड़ाई होती है, उससे बहुत जूझना पड़ता है। तो जो 12वीं के बाद मैं अंदर ही अंदर जूझ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, वही मैं जूझ रहा था बीएससी के बाद भी। बीएससी के बाद उस समय ऐसे-ऐसे स्कोप आए थे कि अरे! एमबीए में बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उनमें स्कोप नहीं है, उनमें अच्छा स्कोप है। लेकिन कभी-कभी हम अपने दिल की नहीं सुनते और बिल्कुल, हम ये बाहर की बात ज़्यादा आपकी सुनते बिल्कुल हैं। सही है। तो उसी समय मुझे लगा कि शायद मुझे भी एमबीए करना चाहिए और बड़े भाई थे, उनको ऐसे लग रहा था कि उसे पापा की कमी महसूस नहीं हो, तो उसको हम कुछ ऐसा करवाएँ कि बहुत अच्छा करवाएँ। तो उनका भी ये था कि अगर एमबीए करना है या कुछ भी करना है, पैसों की चिंता मत कर, कुछ भी मत कर, तू पढ़ाई अपनी जारी रख। हम पढ़ाएँगे, उस समय तक बड़े भाई हैं, उनकी भी एमएससी हो चुकी थी। उन्होंने बोला मैं कोई भी स्कूल में पढ़ाऊँगा, इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँगा, कुछ भी करूँगा, तेरे लिए मैं हूँ, चिंता मत कर। ये बात लेकिन बिल्कुल आपकी। हाँ, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम अपनी नहीं सुनते, हाँ, बाहर की सुनते हैं, तब भी एक द्वंद बिल्कुल, होता है। तो उनके द्वंद बोलने होता है। पर जो एमबीए के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो दिया और बहुत अच्छे से क्लियर किया। सर बीच में एक चीज मेरे दिमाग में बहुत खल रही है, मैं पूछे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि ये मुझे भी लगता है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, राजेश जी और मंजीत खान जी, नितिन जी, सब यही सोच रहे होंगे कि जब इस तरह का प्रेशर आता है, जैसे कि आपने बिल्कुल कम बैक किया है कि 1 साल आपकी पढ़ाई छूटी और फिर परिवार में इस तरह की समस्याएं थी, फिर लोगों का प्रेशर अलग, दिल और दिमाग की लड़ाई। तो ऐसे समय में विद्यार्थी को किसकी सुननी चाहिए? दिल की, दिमाग की, या अदर साइड? मुझे लगता है दिल की सुननी चाहिए। ओहो! क्या बात है सर। क्योंकि अगर मैं अपना भी बताऊँ तो उसी समय दिल की सुनी और मैंने भाई को जो है परिवार को बोला कि नहीं, भले ही एमबीए में ज़्यादा स्कोप होगा लेकिन मुझे फिज़िक्स से ही लगाव। तो मैं फिज़िक्स को नहीं बिल्कुल छोड़ सर, पाऊँगा। तो फिर फाइनली नहीं छोड़ एमएससी पाएँगे। फिज़िक्स करने का ही मन बनाया कि स्कोप है, नहीं है वो बाद में देखेंगे, मुझे फिज़िक्स में ही जाना है। फिर वहाँ ये है। फिज़िक्स में हमने जो एमडी कॉलेज से जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की एमएससी हमारी और जी वहाँ सर, भी हमें बहुत अच्छा मैं बताता हूँ जो एक जो विकास होता है, उसमें जो हमारे दोस्त होते हैं वो बहुत हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं, जो बिल्कुल सर, हमारे ये साथ बहुत होते हैं। खास। जी, तो वहाँ भी मुझे जो दोस्त मिले जैसे अनिल शर्मा है हमारा एक पूरा का पूरा ग्रुप बना और उस ग्रुप में हम आगे फिर बढ़ते चले गए और उन्होंने उस तरीके से मोटिवेट किया कि नहीं, 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 तू कुछ कर लेगा, हम भी कुछ कर लेंगे और आपस में जो हमारा कॉम्पिटिशन भी रहता है, एक फेयर कॉम्पिटिशन रहता है, कि हमें लग रहा है कि नहीं कभी अनिल अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, कभी मैं अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, कभी हमारा साथी प्रवीण अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हमारा सबका ही बहुत अच्छा ग्रुप बना। उसी ग्रुप में हम आगे चलते गए, अभिमन्यु बहुत सारे दोस्त। तो एक फेयर कॉम्पिटिशन से हम लोगों में एक अलग तरीके का वो पढ़ने का हुआ और दूसरा मैं उसमें क्रेडिट देना चाहूँगा हमारे फैकल्टीज़ बहुत यंग थे। तो जी, यहाँ मैं एक चीज़ और रखना चाहूँगा, कभी-कभी स्टूडेंट्स या गार्जियन या हमारे बीच में ये बात सुनने को आती है कि वहाँ वहाँ तो बिल्कुल नौसिखिए आ गए हैं या बिल्कुल यंग आ गए हैं। तो यंग आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको कुछ दे नहीं सकते।
मतलब हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो बड़ों के अनुभव का और युवाओं के मतलब बड़ों के मार्गदर्शन और युवाओं दोनों के का, अनुभव हमें का देश है। दोनों बिल्कुल का सर। रिस्पेक्ट करना होगा, दोनों का सर रिस्पेक्ट करना होगा। आपके लिए 2-3 अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए हैं जो मैं पढ़ देती हूँ। अजय पाल सिंह जादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि शिक्षा वह दौलत है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता और वो आपने कर दिखाया है। रावत सर कांग्रेस की तरफ से आपके लिए आया है, रावत सर के बेटे को आशीर्वाद है। और एक नितिन सुतार जी हैं जिनका सवाल प्रायोगिक परीक्षा से है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम से कि एक गुमशुदा की इंफॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी हाँ, है, बिल्कुल, क्योंकि वो मैं भी चाह रहा था आज हो इसमें। एसकेडी यूनिवर्सिटी जो है वो हमेशा सामाजिक कार्यों में भी आगे रहती है, तो अगर हमारे माध्यम से ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और कहीं उनके बिल्कुल, परिवार की मैं खुद मदद हो चाह रहा था पाए। कि इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन सर चलो आपने बिल्कुल, पहले बोल दिया, बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया इसके लिए। बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप बोले तो हमारे व्यूवर्स को और अच्छा लगेगा। ये जहाँ तक मेरे नॉलेज में ये रावत सर का केस है और इनके लिए मेरे पास कुछ-कुछ जगह से मैसेज भी आए हैं, ग्रुप में भी मैसेज आए हैं। ये जहाँ तक मैं इसको समझ पाया हूँ, ये एक जेन्युइन केस है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है और इसके लिए हमें इनाम को छोड़ कर के भी हमें अपनी तरफ से जितना प्रयास हम कर सकते हैं, उतना प्रयास हम सभी साथी लोगों को करने हैं, जो भी यहाँ लाइव है। मेरा सबसे अनुरोध है। जी के छोटे पुत्र हैं, रंग गोरा है, उम्र इनकी 14 साल है और इनका पता है वार्ड नंबर 24 रावत सर, और दोपहर 2 बजे से 28 अप्रैल 2019 से ये लापता हैं। अगर आपके पास इनसे संबंधित कोई भी सूचना हो तो आप 992928457560 या फिर 6377499090 पर संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी अभिषेक होंगे बहुत जल्द इनके परिवार को मिलेंगे। तो चलिए हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं सोनी साहब के साथ। अब आगे बढ़ते हैं सर, फिर से हम वही चलते हैं करियर काउंसलिंग की ओर। बात हमने 10th के बाद की स्कोप की थी। अब हम चलते हैं कि 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपने बताया कि जो दिल कहे वही करना चाहिए। तो जो दिल 12th कहे के वही करना चाहिए और हाँ जब जागो तब सवेरा। जी, और जब जागो तब सवेरा, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि वहीं से दिन की शुरुआत हो जाती है। और आप जैसे लोग तो जहां लाइन में लगते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, हम कह सकते हैं शुरुआत आपसे ही होती है। 10th के बाद सब्जेक्ट चूज करने के बाद क्या ऑप्शंस खुलते हैं और 12th के बाद क्या ऑप्शंस खुलते हैं, इस पे आप एक बार प्रकाश डालें। साथ ही साथ 12th की जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उसकी प्रिपरेशन बच्चों को कैसे करनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। देखिए, प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें मैं अपने एरिया में ही जो जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मतलब ताल्लुकात भी रखता हूँ, रावत सर, वहाँ के एक अकेडमी का उदाहरण देना चाहूँगा, दी साइंस अकेडमी। तो दी साइंस अकेडमी का जो मैं उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ क्या होता है जो प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है या फिर हम करके देखें, इसके लिए वो बहुत अलग-अलग तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहा है अभी। जैसे कि विज्ञान मेला लगाना, प्रयोगशाला को ज़्यादा तवज्जो देना, थ्योरेटिकल क्लासेस के बराबर उसको देना और इस सब के लिए अगर हम देखें, तो जैसे विज्ञान मॉडल अगर ज़्यादा बनाएँगे तो बच्चे प्रैक्टिकल की ओर ज़्यादा अपने आप ही जाएँगे। और इसी का रिज़ल्ट भी अगर देखें तो इसमें जिला स्तर पर प्रथम और राजस्थान के अंदर हम देखें तो उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिस साइंस अकेडमी के बच्चों ने। और आप भी वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि हम ये बोलते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इससे हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, इससे भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो मतलब अभी हमने हमारी जो तरफ ओलंपियाड की से भी जो बात की थी, ओलंपियाड में भी जी। प्रैक्टिकल सेशन रहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की जो हमने बात की थी, एस्ट्रोनॉमी हम्म। में भी क्या होता है, हमको टेलीस्कोप से नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन करना है, हम क्या देख रहे हैं, किस तरीके के ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, उनकी क्या-क्या एवरी टाइम स्पेसिफिसिटीज़ प्रैक्टिकल होती है, जी। वो सब भी रहता है। और अगर हम लाइफ में भी बात करें, तो साइंस पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस करने का सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। और साइंस में जितना हम डूब करके उसको करके जो सीखते हैं, वही हम वास्तव में सीखते हैं। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमारे ज्यादा काम आती है। तो आपकी और मेरी तरफ से भी और हमारे एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी दी साइंस एकेडमी, जो कि वहाँ के होनहार बच्चे सेलेक्ट हुए हैं राष्ट्रीय स्तर के लिए, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर अगला सवाल आपको लेकर के जाना चाहूंगी कि आपने कहा है कि प्रायोगिक परीक्षाओं की जो बात कही है कि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा जरूरी है, और साइंस तो नाम ही हम कह सकते हैं हर समय प्रैक्टिकल का है। तो 12th के बाद कौन कौन से स्कोप खुलते हैं, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र खुलते हैं विद्यार्थियों के लिए जहां वो अलग अलग अप्रोच कर सकते हैं साइंस के इस फील्ड में? इसमें सबसे पहले तो मैं ये बात रखना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी फ़ील्ड नहीं है, जिस फ़ील्ड से कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। जी। ऐसा कोई फ़ील्ड नहीं है।
कोई भले ही फील्ड आप नहीं है। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बायो की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, किसी की भी बात करें, बिल्कुल, इन तो सबसे स्ट्रीम से पहले अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस प्लीज बताइए थोड़ा सा। हाँ, अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें कि 12th के बाद, तो 12th के जी बाद इसमें देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ वो हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ। हाँ सर, वो सभी बिल्कुल क्षेत्र पर लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है? हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जी का सर। आर्थिक ढाँचा किस तरीके से है उसके हिसाब से मैं बात रखना चाहूँगा। इन सब पहलुओं को देख कर के शायद मेरी बात ज़्यादा इसमें सही उतरेगी। तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम हम जी हमारी जो पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल। ठीक है? तो इसमें मैं बोलूँगा कि जब भी हमको 2 चीज़ों का असेसमेंट ज़रूर करना है। एक तो खुद का, जी सर, खुद का। बिल्कुल ईमानदारी से। जब हम बोलते हैं हम आईआईटी जेईई की तैयारी, हमें दूसरे लोगों को नहीं सुनना है कि तुम क्रैक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो कि क्या कर सकते हो। हमें खुद को देखना है, खुद का एग्ज़ाम लेना है। पुराने साल के पेपर देखने हैं, नए साल के पेपर देखने हैं, पुराने साल का कट ऑफ देखना है, अभी का कट ऑफ देखना है, मॉडल टेस्ट देखने हैं, वो सब देखने के बाद हमें खुद से पूछना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्योंकि इस चीज़ के फ़ेवर में मैं कभी नहीं हूँ कि हमारे किसान जो माता-पिता हैं, जो हमारे ऊपर जो जनरेशन जो पीढ़ी में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरे खून-पसीने से जो कमाया है, वो हम बिकवा दें। बिल्कुल सर। ठीक, तो इसमें पहला ये है कि हमको बहुत ईमानदारी से जज करना है। जज करने के बाद अगर हमें लगता है 2 चीज़ों को जज करना है, हमारी आर्थिक जी, स्थिति को और हमारे नॉलेज को। हमारी नॉलेज को, बिल्कुल इन सर। दोनों को जज करने के बाद हमको देखना है कि इन दोनों को देख कर के कि क्या मेरा आर्थिक बैकअप जो है, वो ऐसा है कि मैं 1-2 साल तक इसकी तैयारी करूँ और ये सब खर्चा वगैरह देख कर के मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट कर पाएगा। सपोर्ट कर पाएगी, बिल्कुल। और दूसरा उनके सपोर्ट पर मैं खरा उतर पाऊँगा। जी, ये बात बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं तब हमें महत्वपूर्ण है। उनकी तैयारी में जुट जाना है। अगर हमें लगता है कि नहीं, इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, तब मेरे ख़्याल से वहाँ की बजाय हमें फिर नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में क्या नेक्स्ट ऑप्शन जी, है। जहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कोई ज़रूरी नहीं है हम उसी कॉम्पिटिशन में खड़े हों। जहाँ बिल्कुल कॉम्पिटिशन सर। कम है हम वहाँ जा सकते हैं, हाँ, जहाँ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढने अपॉर्च्युनिटी है। की बात है। तो मेरे ख़्याल से उसके बाद जो मैं भी अपने बारे में बता रहा था कि मुझे लग रहा था कि बीएससी कर रहे हैं तो मतलब सब कुछ खत्म हो गया। अभी मैं आपके मन से बताना चाहूँगा कि बीएससी करने का मतलब ये कभी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। बीएससी करने का मतलब ये है कि अभी भी आप सब कुछ बनाने के लिए संघर्षरत हैं। और वो कैसे संघर्षरत है जैसे आईआईटी जेईई का अगर तैयारी करना हो, देखिए इसके लिए मेरे ख्याल से अकेले टॉपिक के लिए बोलने के लिए भी 2-4 घंटे कम पड़ जाएँगे। तो इसके लिए सिर्फ बिल्कुल। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमें 2 चीज़ों का जज करना है। हमारा जी, इकोनॉमिक बैकअप क्या है और हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है। और बिल्कुल। वो भी खुद जज करना है, दूसरों से जज नहीं करवाना। सेल्फ जजमेंट मस्ट है। बिल्कुल। उसके हम आज आपके लिए एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, वो मैंने कहा आपके मित्र हैं अनिल जी, अनिल सारस्वत जी, उन्होंने लिखा है कि आपके जैसे मित्र पाकर हम धन्य हो गए। और आपके लिए रावत सर से बहुत सारी ये विषयज आ रही हैं। रावत सर की आवाज, रावत सर का बेटा, भारत का वैज्ञानिक, और समाज का गौरव सुरेश। और आपके लिए एक राजेश सोनी जी ने भेजा है कि सर आपका हार्दिक अभिनंदन। शायद आपके साथ भी यही हुआ है कि कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो खुद पे खुद हमारे पास चल के आ जाती है। तो देखिए सर, आपने जिस तरह से रावत सर का नाम रोशन किया है, मैं देख पा रही हूँ कि लोग कितना आपके बारे में अच्छे अच्छे विषय यहाँ पे भेज रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज टेल अस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एट डीआरडीओ एंड इसरो। तो इसके बारे में कुछ आप कहना हाँ, चाहेंगे सर? बिल्कुल मैं उसी टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ। जी सर। अगर उसी टॉपिक की हम बात करें, तो जब मैं एमएससी तक भी कर लिया था, तब भी मुझे जी, मालूम नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत क्योंकि उस समय मैं मानता हूँ कि मैं ये नहीं बोला गूगल नहीं था, लेकिन गूगल के प्लेटफ़ॉर्म तक हम नहीं थे। नहीं थे, बिल्कुल। तो इंटरनेट का और ये सब भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे और हमें शायद उन चीज़ों का जितना पता चलना चाहिए वो नहीं चल पाया। तो इसलिए वो हमारा समय निकला और उसमें हम उतना तैयार नहीं हो पाए, जितना हमको होना चाहिए। अभी मैं अगर बात करूँ कि हम बीएससी बीएससी के बाद मैं स्पेशली ये बात करना चाहूँगा अपने क्षेत्र को लेकर के, हनुमानगढ़ के रूप में, कि हमारे पास जो बीएससी की जो अपॉर्च्युनिटी है, वो बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बीएससी में हम बहुत कम खर्च में, बहुत टॉप के लेवल में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? क्योंकि बीएससी लेवल पर भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जेस्ट का एग्ज़ाम है, जॉइंट एंट्रेंस स्टैंडर्ड।
तो ये जो जेस्ट का एग्जाम की अगर हम बात करें, सुन पा रहे हैं? हेलो? हाँ जी सर, हाँ। जी सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ और हम सब आपको सुन पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। जेस्ट की अगर हम बात करें तो जेस्ट की एग्जाम के बाद क्या होता है, हम एमएससी के लिए हमारे जो देश के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां जा बिल्कुल सकते हैं सर। स्कॉलरशिप के साथ। हमें स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप। मिलेगी, हमें उनको पैसा नहीं देना। अरे वाह, बस मेहनत करनी है। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, देखिए हमको कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करना पड़ेगा। बिल्कुल अगर हम सर। साबित नहीं कर पाते हैं तो हमें किसी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। हमें साबित तो अपने आप को करना पड़ेगा, और वो साबित करने का सही समय कब होता है? बीएससी करते ही आप जेस्ट का एग्जाम क्लियर कीजिए। उसमें हजारों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से सैकड़ों स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। जी। उसमें आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं, आप सिर्फ एमएससी कर सकते हैं, और वो भी देश के टॉप टॉप इंस्टीट्यूट्स में, जहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि सही में दुनिया में रिसर्च में क्या हो रहा है। और अगर उन टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, क्योंकि मेरे पास काफी बार यही पूछा जाता है कि हम कहाँ जाएं बीएससी के बाद। बिल्कुल। बिल्कुल, तो उसी के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे पास टॉप इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम लेना चाहूंगा। एरिस, ARIES, आर्यभट्ट अरे, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, नैनीताल, नैनीताल। जहां आप जेस्ट के बाद जा सकते हैं। बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता। HBNI, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई। HRI, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद। ICTS, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल साइंस। IGCAR, IIA, IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। आइजर, आइजर नाम से काफी जगह पर इंस्टीट्यूट है और सबके सब टॉप लेवल के। भोपाल में है, कोलकाता में है, मोहाली में है, पुणे में है, तिरुवनंतपुरम में है, तिरुपति में है। इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। अगर आपका थ्योरेटिकल साइंस में आप रिसर्च करना चाहते हैं, जी। भले ही वो बायोफील्ड में हो चाहे किसी को भी लेकर के आप उसको मैथमेटिकल डेप्थ में जाकर के उसके ऊपर कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से IMSC चेन्नई टॉप इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर बिल्कुल। प्लाज्मा के फील्ड में हमको रिसर्च करना है तो जी IPR, सर। यस। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर। आयुका, अगर आपका एस्ट्रोनॉमी में जाने का मन है। एरिस, उसमें भी आप एस्ट्रोनॉमी के लिए भी जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट है जिनमें हम जा सकते हैं। हम एमएससी के लिए IIT में जा सकते हैं। इसरो, बार्क, DRDO, विज्ञान प्रसार, इन सब का भी हम सोच सकते हैं आगे कि इसमें भी हमको कहीं ना कहीं एंट्री लेना है। लेकिन बीएससी के लिए अगर मैं बात करूं तो जो अभी मैंने आपको इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं, उनके ऊपर हमारी पैनी नजर रहनी चाहिए। मोर और लेस सबका सिस्टम एक जैसा है, मोर और लेस, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। जेस्ट एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं। जेस्ट एग्जाम हर साल कंडक्ट होता है, और इसकी मैं आपको खास बात बताता हूँ, पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, कोई भी उसमें अप्लाई जी, करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले ओ। होता था। अभी उसका नॉमिनल चार्ज है। नॉमिनल चार्ज ये इसलिए कि शायद मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही अप्लाई नहीं करे जिनको एग्जाम ही नहीं देना हो, तो शायद उस तरीके बिल्कुल की सर, एक भीड़ इकट्ठी फिल्टर हो। हो जाता है कहीं ना कहीं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, मैंने खुद ने भी जेस्ट का एग्जाम दिया था, और जेस्ट के थ्रू भी गया था। और जेस्ट का एग्जाम आप बीएससी के बाद भी दे सकते हैं और एमएससी के बाद भी। और ओके। बीएससी और एमएससी के बाद जब आप देते हैं, इनके दोनों की अलग अलग कट ऑफ बनती है। बीएससी के बच्चों के लिए अलग कट ऑफ होती है, एमएससी के बच्चों के लिए अलग कट ऑफ होती है। बीएससी की कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती है क्योंकि उनका सब क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। और अभी आप पूछेंगे कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सफिशिएंट होगा। अगर हम 100 जी। में से 35 क्वेश्चन कर देते हैं बीएससी लेवल पर, तो अभी हमने जो नाम लिए हैं उन टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। और इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, कभी जी कभी सर, हमने, बिल्कुल। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जेस्ट का एग्जाम का पुराना पेपर लिया, हाँ उसमें से जी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखने के बाद उनको लगता है यार ये तो बड़े टफ क्वेश्चन है, ये हम्म। शायद हम नहीं कर पा रहे। तब हमको एक एक चीज और सोचनी है, बिल्कुल हमको 100 सर। के 100 क्वेश्चन नहीं करने, हमको 35 क्वेश्चन करने हैं, हमको 40 ओनली क्वेश्चन थर्टी करने हैं। फाइव 35 40 मतलब हमारा सिलेक्शन के लिए सफिशियंट है। सफिशियंट है। ओके ओके। वो हमारा रास्ता बना देगा, और वहां पहुंचने के बाद हम अपने आप आगे रास्ता बना लेंगे। सर, जिस तरह से आज के समय में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने समय से ही था कि जिसको ज्ञान होता है, यानी कि जिसको शिक्षा होती है, जिसको जो एजुकेशन अच्छी होती है, उसके लिए स्कोप खुलते जाते हैं। लेकिन आजकल कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए खुद एक नया प्रयास करना पड़ता है। तो आपके अपने क्षेत्र में, यानी कि हनुमानगढ़ में जो अभी एसकेडी यूनिवर्सिटी हर प्रकार के कोर्स लेकर के आई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे क्षेत्र की पहली यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल सर। तो सच में मैं इस पहल का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि मतलब किसी ने सोचा। और इसमें भी मैं वही बात बोलना चाहूंगा, देर आए दुरुस्त है।
देर हम आए जरूर थोड़ा देर बिल्कुल से आए हैं, लेकिन जी मुझे लगता है कि एसकेडी में जिस तरीके से हम इसको देख भी रहे हैं और जिस तरीके की ये इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ रही है, तो बिल्कुल मेरी पूरी पूरी उम्मीद है एसकेडी यूनिवर्सिटी से कि आने वाले समय में एसकेडी हमारे क्षेत्र की एक पहचान बनकर के उभरेगी, और जो स्वामी केशवानंद जी की जो शिक्षा नगरी है, इस शिक्षा नगरी के जो नाम है उसको और आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है शख्सियत, जिसमें हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज को आपके साथ डिस्कस कर पा रहे हैं, हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे जान पा रहे हैं। लेकिन सर सवाल जो यहाँ पे चल रहे हैं स्क्रीन में, उसमें से 2-3 लोगों ने और कई लोगों ने एक बात को खासकर पूछा है कि विज्ञान के हिसाब से अभी जो कोविड-19 का पूरे विश्व में कहर चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें मेरी थोड़ी-सी मैं इसकी भूमिका बनाना चाहूँगा। एक बिल्कुल होता सर। है विज्ञान और एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। और ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जी सर। विज्ञान के लिए हम मान सकते हैं कि हमने वो विज्ञान को पढ़ा है, हमने 11th तक पढ़ा है, 10th तक पढ़ा है, हमने बीएससी, एमएससी, पीएचडी, रिसर्च ये सब की है। वो हमारे विज्ञान की बात है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करें तो हमारे सोचने का तरीका, हमारे सोचने का नज़रिया, हम चीज़ों को किस लॉजिकल ढंग से सोचते हैं। उसके लिए हो सकता है आप पढ़े लिखे हों, हो सकता है आप नहीं हों। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे बिल्कुल जैसे सर। माँ होंगी, दादी होगी, ताई होगी, ताऊ होंगे, जो हो सकता है कभी स्कूल भी नहीं गए हों, और हो सकता है उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतना स्ट्रॉन्ग हो कि स्ट्रांग उनको हो। हमें सैल्यूट करना पड़े, कि उनके पास जितने डेटा हैं, उन डेटा के अकॉर्डिंग वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत अच्छा डिसीजन है। सर अभी देखिए मैं ना, आपको आज पुरानी इसमें एक बात चीजें बताना चाहूँगा, जी वैज्ञानिक सर। दृष्टिकोण के साथ ही। जैसे ये बिल्कुल। स्टार्टिंग में जैसे शुरू हुआ, यस। उसी समय मेरी अपनी दादी जी से, ताई जी से, उनसे भी बात होती है फ़ोन पर। उनसे जब मेरी बिल्कुल। बात हुई, तो उन्होंने बोला कि मतलब तब तक हमारे एरिया में आएगा या ऐसा तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने सिर्फ़ ये सुना था कि कोई बीमारी चली है। कोविड, कोरोना उनको कोई मतलब नहीं था, इतना मतलब था कोई बीमारी चली है। कोई बीमारी चली। हाँ, तो बीमारी चली है और बड़े-बड़े शहरों में हो रही है। क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही था कि बड़े शहरों में ये जल्दी से लपेटेगा। गाँव से तो कोई लेने हाँ, देना है ही कोई नहीं। हाँ। तो फिर उन्होंने बोला कि छोरा सुनिए कोई बीमारी चली है, तू ठीक हाँ। आपको ध्यान रखी। तो बोला ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। तो बोला छोरा तू तो विज्ञान भी पढ़ा है बता किया हुए। तो फिर वही बात हुई कि ये क्या जी। होता है जैसे मतलब हम बोलते हैं तो बोलने से क्या होता है अभी ड्रॉपलेट और ये सब बोलने से तो होगा नहीं काम। उनके साथ तो फिर उसी तरीके से बात कर रहे थे कि जैसे बोलते समय या छींकते समय थोड़ा मतलब हमारे मुँह से कुछ थूक निकल गया या कुछ हुआ और उसके किसी दूसरे का हाथ लग गया, वो उसके मुँह के पास चला गया, तो उससे हो जाता है। तो उनका नेक्स्ट ये था, "छोरा तू ध्यान रखी, आपने तो दूर-दूर रह के बात करी सारों।" क्या बात है। तो ये वही कांसेप्ट है सोशल डिस्टेंसिंग जिसको भी हम सोशल बोलते हैं। डिस्टेंसिंग जी। और ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मतलब ये कैसे होता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा दूर-दूर रह के बात करी और आपने यहाँ करी कोई भी चीज़ें लेवनी बिन ढंगू धो लई, बोली। ठीक है? मैं बोला ठीक है। फिर तू बोला नाई-नुई के ना जाई फिर ज़्यादा। तो मैं बोला ठीक है। तो उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आ रही है, मैं देख रहा हूँ उसी इंस्ट्रक्शन को हम आज फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल ये है सर। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात। और ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, अभी मैं आगे बात करना चाहूँगा। हम इस समस्या से निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। विज्ञान हमें इससे लड़ने के लिए हथियार देगी और उस हथियार से हम कोरोना को हराएँगे। लेकिन बिल्कुल जब तक लड़ाई। वो हथियार देती है, जब तक वो समय लगेगा हमें, उस समय तक हमें जो हथियार देगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण देगा। और वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं और उन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, उन हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइंस का हमको पूर्ण रूप से पालन करना है, जो हमें हमारी गवर्नमेंट दे रही है और जो हमें हमारे जो आगे जो फ्रंटियर है, जो हमको गाइडलाइंस दे रहे हैं, कि इस तरीके से करना है, ये नहीं करना, अभी घर से बाहर निकलना है, ये ज़ोन है, ये है, सब नियमों का पालन करना है। क्योंकि जब तक विज्ञान इसका समाधान निकालती है, तब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमको जीना है। बिल्कुल सर, और देखिए ना, आपने जब बात कही कि आज कहीं ना कहीं जो अनुभव हमारे बड़े बुजुर्गों के पास है, जब स्टार्टिंग में बात चली तो कपूर, इलायची, लौंग का जो एक समायोजन करके रुमाल में रखने वाली बात थी, वो देखिए आज तक चली आ रही है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं सैनिटाइजर में भी ये सारी चीजें होती हैं जिसके मिश्रण से और कुछ चीजें केमिकल ऐड करके हमारी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं कहूंगी, जो अभी सर से बात भी चल रही थी कि
बड़ों का कहीं ना कहीं हमारे साथ मार्गदर्शन और युवाओं के साथ जोश के साथ जो काम बढ़ता है वो एक सही मायने में रहता है, और हम ये कोरोना जैसी जंग से जरूर जीत जाएंगे। वो बात जरूर है निश्चित कि रूप थोड़ा से सा समय जीतेंगे, निश्चित लगेगा रूप सर। से जीतेंगे। हमने इतिहास में भी इस तरीके की जो जंग है वो जीती है, आगे भी जीती है, जीतेंगे। क्योंकि हमारे भारतीयों के खून में ही है कि बाकी चीजें चाहे हमारे लिए आसान हो तो भी हम मुश्किलों में लग जाते हैं, लेकिन मुश्किल चीज को आसानी से निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की जब हमारे हमारा अंदर पूरा क्वालिटी विश्व है। समुदाय, क्योंकि हमारी बिल्कुल जो सर। मान्यता है, हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं ना, बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम। तो उसी यस। बात से हम करें, जब पूरा विश्व समुदाय किसी चीज को हराने के लिए एकजुट हो जाएगा, तो भला कौन रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? सर अब हम चलते हैं कार्यक्रम के थोड़ा सा आखिरी पड़ाव में, लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अगले 5 से 7 मिनट में हमारे साथ जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं, एक तो देखिए कुछ लोग जुड़े हैं जिनके नाम में अनाउंस कर देती हूँ। अंकित पुनिया जी जो कह रहे हैं साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना है, वो सर ने ऑलरेडी बता दिया है। मनोज जी आपका सवाल हम आगे चलते हैं, और उससे पहले राजेश जी है पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र से, प्रतिभा संपन्न युवाओं में से एक सुरेश जी हैं। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके समाज से भी, वैसे तो हमारा सबसे बड़ा समाज यही है कि हम भारतीय हैं, लेकिन फिर भी स्वर्णकार समाज से ये आया है कि लाडले छोटे भाई का बहुत बहुत स्वागत है, और आपके लिए आ रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट कि आप स्वर्णकार समाज के कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रतिभा है, समाज को आप पे गर्व है। इस तरह से बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आ रहे हैं। लेकिन सर अब मैं अगले 5 से 7 मिनट सिर्फ और सिर्फ आपको ही देना चाहूंगी कि आप आपसे जुड़े हुए सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता और हमारे सभी व्यूअर्स को इस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे, ज्ञान विज्ञान की बातों में? ज्ञान विज्ञान की बात में मैं यही बोलना चाहूंगा अभी आगे, कि एक तो जो हम बहुत इमोशनल है, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जो मेरा अपना क्षेत्र है, जो हनुमानगढ़ है, वहाँ हम ज़्यादा इमोशनल है। और उसमें बिल्कुल क्या सर। होता है कि हमें हमारे आगे बढ़ने की जो राह है, उसमें हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, उनसे हमें संघर्ष नहीं करना, उनको साथ लेकर के चलना। ये मैं जो अपनी बात रखना चाहूँगा पहली बात। तो इसमें कभी-कभी क्या होता है कि हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ आगे लाना चाहते हैं, उसमें हो सकता है कि कभी-कभी हम समझा नहीं पा रहे हैं अच्छे से। जी सर। तो उसको हमको संघर्ष का रूप नहीं देना, उसको साथ लेकर के चलना है। क्योंकि सफलता का साथ मज़ा तभी है जब हम सब साथ में, साथ वरना में हैं। सफलता कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल दूसरी एग्री हूं मैं तो मैं आपकी ये इस बात बात से। बोलना चाहूँगा, हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। जो भी इंस्टीट्यूट्स हमने बताए हैं, उस इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट के ऊपर बार-बार जाना है, बार-बार उनको खंगालना है। मैं अभी भी बताऊँगा, अभी भी साइंटिस्ट की पोस्ट निकली हुई है। अभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एक जो हम मानते हैं कि साइंटिस्ट बनने के लिए शायद पीएचडी करना ज़रूरी होता होगा। पीएचडी करेंगे उसके बाद साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना पीएचडी के भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप सिर्फ एमएससी लेवल चाहिए आपका, एमएससी के बाद आप उसमें आ जाइए एंट्री में। गेट के एग्ज़ाम को फेस कीजिए। और ये बहुत सारी गलतियाँ जो मैंने की है, मैं चाहूँगा कि अभी मेरे क्षेत्र से दोबारा उन गलतियों का रिपीटेशन नहीं हो। गेट का जब हम एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, तो उस समय हमको देखना है कि उसके बेसिस पर हम कहाँ डायरेक्ट साइंटिस्ट बन सकते हैं। वहाँ हमें बिल्कुल पहले सर। से अप्लाई करके रखना है। उन सब इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमको जानकारी रखना है। अवेयर रहना है, हमें घर परिवार से जुड़े हुए रहना है, और हमें इंटरनेशनल स्तर के ऊपर सोचना है कि आज के समय में हमारा क्या चल रहा है। और जब भी हम रिसर्च इंस्टीट्यूट को चुनते हैं, जितने भी मैंने आपको नाम बताए, उनमें से एक ऐसा नहीं है कि कौन-सा पहले नंबर पर है और कौन-सा दूसरे नंबर पर है। सब बराबरी वाले हैं। लेकिन सबका फ़ील्ड अपना-अपना है। कोई प्लाज़्मा के फ़ील्ड में काम कर रहा है, कोई इसरो स्पेस के फ़ील्ड में काम कर रहा है, किसी का हम देखेंगे तो कोई एटॉमिक एनर्जी के फ़ील्ड में काम कर रहा है। तो हमारा जिस फ़ील्ड में मन लगता है, वहाँ फिर से हमको अपने मन की सुननी है और उस फ़ील्ड में हमें आगे बढ़ना है। और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करना है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, हम जहाँ से निकलते हैं, उसकी ज़मीन को हमें छोड़ना नहीं है। हम अगर आगे निकले और हमारी ज़मीन पीछे छूट जाती है, तो हमारे आगे निकलने का मज़ा वो नीरस रह जाता है। तो ज़मीन से जुड़ने के लिए हमें क्या है, अगर हम आगे निकले हैं, तो हमें ये टारगेट रखना पड़ेगा कि कम से कम हमारे कारण हमारे 10 भाई, 100 भाई, 1000 भाई फिर से आगे आने चाहिए। उसका तरीका ये है, हम जिस स्कूल से निकलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जिस कॉलेज से निकलते हैं, हमारी कामयाबी के बाद हमें उन्हें छोड़ना नहीं है, उनके साथ बना रहना है, उन बच्चों को और आगे लेकर के आना है। और जब हम लेकर के आएँगे तो एक अलग ही मिसाल बन जाएगी। इसमें मैं एक आपको छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगा जी कि सर किस तरीके बिल्कुल। से ये सब चेंज हो जाता है। एचआरआई जो मैंने एक इंस्टीट्यूट का नाम बताया था इलाहाबाद, वहाँ मैं जी। खुद जब इंटरव्यू देने गया, वो मेरा पहला इंटरव्यू था रिसर्च फील्ड में। तो जब मैंने वो इंटरव्यू के लिए मैं इलाहाबाद गया, उस इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ, तो मैंने देखा 2 अलग-अलग ग्रुप बने हुए थे, बड़े-बड़े, कि 15 स्टूडेंट इधर बैठे हुए हैं, 15 उधर बैठे हुए हैं।
और एक हम क्या होता है दोस्ती में जो बात करते हैं, जो खींचातान करते हैं, उसकी एक अलग ही लैंग्वेज होती है हमारी। तो वो इतना मतलब जुड़ाव के साथ आपस में बात कर रहे थे कि कोई किसी को मतलब मजाक में गाली भी दिए जा रहे हैं, किसी की टांग खिंचाई भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में भी चल रहा है। मैं उनके पास बैठा हुआ था और मैं सोच भी रहा था, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 10-15-20 मिनट में ये इतना नजदीक आ जाए। बोलने में तो हम भी इतना बुरे तो नहीं है, तो फिर हम जब नजदीक नहीं आ पा रहे तो ये इतना आपस में कैसे खुल गए। और कैसे कैसे क्लोज एक हुए? एक लड़के को सबका नाम मालूम है अचानक से। फिर मैंने एक लड़के से पूछ भी लिया कि तुम मतलब इतना नजदीक कैसे आ गए, तो बोला हम सब हम्म। क्लासमेट, वाह। पूरा ग्रुप। और फिर वो बताया पूरा। वो दूसरा भी पूरा का पूरा क्लासमेट है, वो दूसरे इंस्टीट्यूट का है, वो वहां से आए हैं और हम वहां से आए हैं। तब मुझे पहली बार हुआ कि क्यों मैं राजस्थान से आकर के वहां अकेला बैठा हूँ, क्यों सही हमारे बात है। पूरे के पूरे क्लासमेट के साथ हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, नहीं क्यों आ हमारा पाते एक हैं। ग्रुप इधर नहीं है। तो उस ग्रुप को बनाने के लिए वो ग्रुप कब होगा, जब जो एक दो लोग आगे बढ़े हैं, उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी है, पूरे ग्रुप को आप आगे लेकर के आइए। वरना आपके आगे बढ़ने का, अगर आप अपने जहां जमीन से जुड़े हुए हैं उस जमीन को आप फायदा नहीं दे पा रहे, तो देश को फायदा दे पाओगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सर। सो पंकज पंडित जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से। और सर सच में हमें आज आपके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि एसकेडी यूनिवर्सिटी ने आज जो यहाँ पर सर सुरेश सोनी जी के साथ हम जुड़े हैं, हमने ज्ञान विज्ञान की जो बातें की हैं उससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात आपकी करियर काउंसलिंग में ये की है। स्कोप के साथ साथ आपको उन इंस्टीट्यूशंस के नेम भी बताए हैं जो आपकी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। राइट सर, आप बार बार उन्हें सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने अभी आपको जेस्ट का नाम बताया था, JEST, मैं चाहूंगा जो जी। हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उसको लिख करके भी रखें, भले ही वो बीएससी में है, 12th में है, किसी भी लेवल पर है, हमें उनको हमारे साथ में रखना है। दूसरा जो एग्जाम है नेट, NET। तीसरा एग्जाम है गेट, GATE। इन सब एग्जाम्स के बारे में ध्यान रखना है। कुछ इंस्टीट्यूट अपने अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसरो, ये सब, इनका फिर हमको अलग से ध्यान रखना है। और तीसरी बात, मैं रिसर्च के लिए जैसे मतलब PhD वगैरह, ये जो रिसर्च का जो फील्ड है, इसमें एक चीज बार बार हमसे पूछी भी जाती है कि अगर हम रिसर्च फील्ड में आते हैं और PhD वगैरह करते हैं तो हमारी तो एज ही 30 ईयर्स हो जाती है। मैं मेरे क्षेत्र की एक बात रखना चाहूंगा यहाँ। मेरे क्षेत्र में जो सब घर है वो इतने इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो 30 साल तक अपने बच्चे को पाल पाए, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाए। इतने सक्षम हम नहीं है आर्थिक रूप से, बिल्कुल चाहते सर। हैं लेकिन सक्षम नहीं है। तो सक्षम उस नहीं केस है। में क्या होता है, उस केस में आपके पास यही एक विकल्प बचता है, आप बीएससी लेवल के ऊपर ही आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप के साथ एंट्री कर जाइए, आप PhD के लिए स्कॉलरशिप के साथ एंट्री कर जाइए। अगर आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी ज्यादा है और आप स्कॉलरशिप से परिवार का पूरा खर्चा नहीं उठा पा रहे, तब आपके पास दूसरा स्कोप ये बनता है कि आप एज ए साइंटिस्ट किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एंट्री कर दीजिए बिना PhD। ये भी मैं सजेशन दूंगा। और इसके साथ में एक एग्जांपल भी आपको देना चाहूंगा। अभी हमारे जो इसरो के जो चेयरमैन है सिवान सर, चंद्रयान 2 जो मिशन हुआ, और चंद्रयान 2 मिशन हमारा सफल भी रहा, प्रयोग भी हुआ, और कुछ हद तक हम उससे थोड़ा मायूस भी हुए। और जब मायूस हुए उसमें पूरा देश एक साथ मायूस हुआ, और वो एक सर साथ मायूसी हमको दिखा रही है कि विज्ञान से हमारा जुड़ाव बढ़ चुका है। बिल्कुल आज सर, कहीं विज्ञान ना में अगर कहीं हमारे ये थोड़ी सी भी चोट लगती है तो हम सब मायूस हो जाते हैं, हम सब इसरो के साथ हैं, हम सब बिल्कुल उनको बात जुड़े हुए हैं। बात भी यही होती है कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हो नहीं, सकता वो है इस बार सफलता हम थोड़े असफलता की से सीढ़ी है, पीछे लेकिन रहे हैं, उससे ज्यादा भी तो खुशी हम की, उससे अच्छा करने वाले हैं। उससे जो मुझे ज्यादा खुशी की बात ये थी कि इतना इतना पब्लिक से जो अटैचमेंट है वो शायद इससे अटैचमेंट पहले किसी मिशन को नहीं मिला नहीं जो मिला। इसको मिला। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और मैं बात करना चाह रहा था सिवान सर की, जो चेयरमैन है। जी। जी। वो उन्होंने 1980 से अपने करियर की शुरुआत कर चुके हैं इसरो में, लेकिन उन्होंने जो PhD किया IIT से वो 2007 में की इन सर्विस। 2007। और 2007 में उन्होंने सर्विस मतलब PhD अपनी कंप्लीट की है, और 2020 वो अभी भी उनको कुछ टाइम हो चुका है चेयरमैन बने हुए। वो 2010 से ही डायरेक्टर और ये सब पोस्ट के ऊपर आ चुके थे, और वो एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जो मेरे ख्याल से मेरे क्षेत्र के लिए एक सबसे ज्यादा प्रेरणादायी हो सकता है कि किसान परिवार से हम बिलोंग करते हैं तो हमको उनको भी फॉलो करना है। उनको फॉलो कैसे करना है, अगर हम आर्थिक रूप से पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं तो हमें सिवान सर की तरह अपनी काबिलियत के दम पर साइंटिस्ट बन जाना है, और बाकी पढ़ाई हम बाद में करें।
बिल्कुल। सर आपने जब इतनी बात कही है तो एक लास्ट बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगी। सर देखिए आपके टाइम में और हम कहें थोड़े पहले टाइम में गूगल जैसी मैप और जो इतनी सारी गूगल से अपॉर्चुनिटीज हम कैच नहीं कर पाते थे, यानी इन्फॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से और भी पुराने समय की बात करें तो आपको जानकारी मिल पाती थी। आप एक बार हमारे विद्यार्थी को लास्ट पंक्तियों में ये भी बता दीजिए कि गूगल पे अपॉर्चुनिटीज किस तरह से सर्च करें एग्जाम्स के बारे में। एग्जाम्स के बारे में सर्च करना बहुत ही ईजी है। आप जस्ट GATE टाइप कीजिए, गेट के बारे में सब कुछ आ जाएगा। आप जस्ट JEST टाइप करके और आगे इंस्टीट्यूट लिख दीजिए, जेस्ट इंस्टीट्यूट्स, पूरा लिस्ट आ जाएगी कि जेस्ट के थ्रू आप कहाँ एंट्री कर सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में। और जेस्ट के थ्रू जितने भी इंस्टीट्यूट में आप एंट्री कर सकते हैं, मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ, किसी के साथ कोई धोखा नहीं होगा, कोई भी जाकर के पछताएगा नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, दिल की सुन करके, उस फील्ड को सोच करके। सबके सब इंस्टीट्यूट अपने आप में सक्षम है। गेट के थ्रू हम एंट्री कर रहे हैं IITs में, तो मेरे ख्याल से हमारे देश में IITs के बारे में सोचते ही हमें एक गर्व का महसूस होता है कि हम IIT की बात कर रहे हैं। हम इसरो, TIFR, बार्क, इन सब में फील्ड में जा सकते हैं। जस्ट गूगल में एक वो वर्ड टाइप करना है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे जेस्ट के जो इंस्टीट्यूट आ गए, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चले जाना है, एक एक करके। टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा और पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब हम उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर चले जाते हैं, जाने के बाद हमको वहां के साइंटिस्ट की प्रोफाइल खोलनी है कि कौन सा साइंटिस्ट किस फील्ड में काम कर रहा है और कौन सा फील्ड ऐसा है जो मेरे फील्ड से, मेरे सपनों से मैच कर रहा है। और मेरे सपनों से जो फील्ड मैच कर रहा है, मैं जिंदगी भर जॉब नहीं करूंगा, मैं उसको एंजॉय करूंगा। और जब एंजॉय करूंगा तो मैं कुछ भी करूंगा। बिल्कुल सर। तो मतलब मेहनत करनी होगी सुपर 30 की तरह, जैसे कि दिन रात एक करके, जो उनके टीचर का सपना था जो खुद नहीं कर पाए, उन्होंने उन 30 बच्चों में जो डाला और आज भी वो आनंद जी की क्लास कंटिन्यू है। सर वैसे ही कहीं ना कहीं हमें आपसे सुझाव मिले हैं अच्छा, आज दूसरा के एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। हमारे स्टूडेंट्स जो है, मैं आपको बोलता हूँ, आप अपने टीचर्स से जुड़िए जो आपको पढ़ा रहे हैं। वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हैं, वो SKD के हो सकते हैं, वो साइंस अकेडमी के हो सकते हैं, वो हमारे स्कूल के हो सकते हैं, कॉलेज के हो सकते हैं। आप उनसे जुड़िए। और एक टीचर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वो अपने बच्चों से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को प्यार करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो उनको कभी गलत एडवाइस नहीं दे सकते, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकते। उनको अगर नहीं पता होगा तो वो 2 दिन बाद पता करके बताएंगे। तो अपने टीचर्स के साथ हमेशा उसी लगाव के साथ, जो एक जो होता है ना गुरु शिष्य वाला, अगर हमको अर्जुन बनना है तो हमको द्रोण ढूंढना है। आपकी बात से के साथ ही मैं 2 पंक्तियां गुरु के लिए कहना चाहूंगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। सही मायने में कहीं ना कहीं हमारे गुरु हमें सही रास्ते तक पहुंचा ही देते हैं। सोनी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ये सेशन मैंने भी बहुत एंजॉय किया है और आपने भी, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को और हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूवर्स को उनके जवाब देकर के बहुत ही मार्गदर्शन किया होगा। ये लाभदायक रहा होगा आपके लिए सेशन। और अभी बस लास्ट एक मिनट में जो लोग जुड़े हैं उन सभी के नाम मैं बोलना चाहूंगी और उसी के साथ आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसे नहीं भूलना है, जिन्होंने कॉलेज बंद है, नॉलेज बंद नहीं है, सेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं शख्सियत के रूप में, हर रोज एक नई नई सक्सेस से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्री कुशल दास यूनिवर्सिटी के बारे में, SKD यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के बारे में, जिनका ध्येय है कि शिक्षा सबसे परमो धर्म होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 8875132111 और सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हर तरह के कोर्स के लिए, आपकी शिक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए। और इसी के साथ धन्यवाद देना चाहेंगे अमर चौधरी जी का, नरेंद्र सुथार जी का, नितिन जी का। अमर चौधरी जी धन्यवाद, मदन गोदारा जी, मंजीत खान जी, और इसी के साथ PS चौधरी जी, विकास कुमार जी, हरप्रीत सिंह भरी जी। मुझे लगता है कि आप सबने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। इससे पहले मुरारी जी के सेशन को भी एंजॉय किया होगा। इसी के साथ SKD यूनिवर्सिटी की तरफ से हम शख्सियत में रूबरू हो रहे थे। मैं एंकर प्रीति सक्सेना आप सबसे इजाजत चाहूंगी। घर पे रहें, जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। इसी वादे के साथ फिर होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे पेज को सर्च करते रहें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते रहें। और SKD का भी ये मंच के लिए बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, जो थैंक यू सर। इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस से हमको रूबरू करवा रहे हैं। मैं खुद आपका शो देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके की सक्सेस से हम मिल पा रहे हैं। मुरारी जी हो, जादूगर शंकर सम्राट,
ख्याली जी, जी सबके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगा ये कंटिन्यू